हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं निबंध की क्लास में वो ये है कि जो बिहार स्पेशल वाला जो सेक्शन है ना, सुना होगा ना चेयरमैन का स्टेटमेंट कि 3 सेक्शन होगा जिसमें एक सेक्शन बिहार स्पेशल होगा। बिहार में जो लोकोक्तियाँ प्रचलित है, सुना होगा ना वो। उसी तरह के टॉपिक्स पर काम कर रहे हैं हम लोग अभी, है ना। बाकी जो कुछ शुरुआत की क्लास है वो अगर क्लास कंटिन्यू करना होगा वो तो रिकॉर्डेड है ही, वो मिल जाएगा तो फिर उसमें दिक्कत नहीं होगी, है ना। वो तो फिर उस आगे देखा जाएगा और उसके बाद फिर उसको देखने के बाद अगर कोई समस्या आती है तो फिर मैं हूँ ही डिस्कस करने के लिए, है ना। शुरुआत की जो 2-3-4 क्लासेस हैं। बाकी निबंध ऐसी टॉपिक है जिसमें हर क्लास नया क्लास है, क्योंकि टॉपिक नया है ना। तो कोई ऐसा है नहीं कि एक क्लास छूट गया है तो मेरा गड़बड़ हो गया। हर क्लास ही हर टॉपिक नया होगा, इसलिए वो उसमें ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ, बेसिक चीज़ ये होती है कि निबंध में मूल बात क्या लिखनी है वो समझ में आना चाहिए। उसकी जो 1-2 क्लासेस हैं वो रिकॉर्डेड हैं ऑलरेडी, है ना, और वो मिल जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि क्या है, क्या फॉर्मेट होता है सामान्य रूप से एक निबंध लिखने का, और उसके बाद जो टॉपिक होगा उसके हिसाब से लिखा जाएगा फिर, ठीक है ना। सारे लोग बिहार के हैं, बिहार के बाहर के हैं? बिहार से हैं। बिहार में लोकोक्ति सुनी होगी, बहुत सारी कहावत सुना होगा ना, हाँ? घर परिवार में, गांव में बहुत बार सुना हो। जैसे कौन सा, कोई याद है? कोई टेल मी वन। हम लोगों ने कितना टॉपिक किया इस तरह का? 3 किया है। 3 किया, 2 ही किया, 2 किया, तीसरा आज करना है। कोई एक ध्यान में आए? फिल्म कोई भी एक लोकोक्ति जो प्रचलित है, जो सुना होगा बहुत बार। क्या मतलब इसका? हिंदी अर्थ क्या होगा इसका? ये तो लोकल भाषा में है, स्थानीय भाषा में है ना, तो हिंदी अर्थ क्या होगा इसका? अगर जानकारी नहीं है फिर भी प्रिटेंड कर रहे हैं कि मुझे आता है, यही ना। अच्छा, कल हम लोग एक चीज बात कर रहे थे कि जो कल या परसों जो भी बात किया है कि लोकोक्ति जब भी पूछी जाएगी कोई भी, लोकोक्तियां तो बहुत हैं, उसका तो उसकी गिनती है नहीं। कौन सी लोकोक्ति पूछी जाएगी, कैसे तय करेगी? जैसे अभी जो कहा, यह पूछा जा सकता है अथवा नहीं। अगर पूछा जा सकता है तो आधार क्या होगा, और नहीं पूछा जा सकता है तब आधार क्या होगा। जैसे अगर हम में से किसी को परीक्षक बना दिया जाए और कहा जाए कि आपको 5-4 टॉपिक चुनना है, तो मेरा पैरामीटर क्या होगा चुनने का? प्रशासन से जोड़ना चाहिए उसको। वो तो संस्कृति से जुड़ेगा ही, बिहार की लोकोक्ति है वो तो जुड़ेगा ही संस्कृति से, दैट्स फाइन, वो तो है ही। तो प्रशासन से जोड़ना चाहिए। तो मान लीजिए यह जो कहा कि अगर जानकारी नहीं है तो भी हम कई बार हम दावा करते हैं कि मुझे आती है चीज़ें, बहुत बार है ना ऐसा, बहुत कॉमन है, बल्कि ये बहुत कॉमन फीचर है लोगों का। अगर जानकारी नहीं है लेकिन बिना बोले रह नहीं सकते, चाहे विषय कोई हो, है नहीं, बहुतों की आदत है ना ये। तो यह लोकोक्ति पूछी जा सकती है या नहीं? क्यों क्यों? अगर ये समझ में आ जाएगा ना कि इसका आधार क्या है, तो मेरे पास अगर मैं 10 लोकोक्ति को तैयार करूंगा उसी में से 4 आ जाएगा, नहीं तो वो तो 1 लाख है, वो तो असंख्य है। किस किस को तैयार करेंगे हम? 10, 20, 25, 50 यही कर सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि 1000 टॉपिक पर निबंध लिख के उसको रट गए हम, ऐसा तो होगा नहीं। तो अगर ये समझ में आ जाए कि किस तरह की कहावत या किस तरह की लोकोक्ति हमसे पूछी जा सकती है, तो मेरे पास वो छोटा हो गया साइज उसका। 10 से 20 टॉपिक भी अगर तैयार कर लिया जाए तो 20 में से 4 आ जाएंगे पकड़ कर, निश्चित आ जाएंगे। तो यह क्यों नहीं पूछा जा सकता?
हम्म हम्म बैठ के बोलो। नहीं, कथन यह है कि मुझे किसी विषय की जानकारी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी यह दावा कर रहा हूं या ऐसा प्रेजेंट कर रहा हूं कि मुझे आती है चीजें। तो मैं उसमें कुछ ना कुछ बोलूंगा जरूर, भले उसमें सब्सटेंस नहीं हो। इसका प्रशासन से संबंध है नहीं है, किस चीज से संबंध है यह? डेजा वू कहाँ मिल गया ये सब भी? अच्छा, क्या मतलब हुआ? कहाँ पढ़ा? अखबार में? क्या मतलब है उसका? हम्म हम्म उस आधार पर पूछा जा सकता है। अच्छा, और कोई लोकोक्ति? कोई भी जो मैंने लिखवाया वो नहीं, उसके अलावा? मैंने तो फिल्टर कर दिया है, वो तो उसको छोड़कर अपने से क्या समझ में आ रहा है? कोई भी कहावत तुमको याद है? याद है तुमको? टेल मी वन, कोई एक। हैं? अब हाँ हाँ, क्या मतलब है इसका? कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसका क्या संबंध प्रशासन से है? संबंध पूछा जा सकता है ये कैसे? समय प्रबंधन है। अच्छा ठीक, और? गुड। ऐसा कोई उदाहरण है प्रशासन में? किसी भी सरकार की कोई ऐसी नीति है जो लागू कर दी सरकार ने बिना किसी रणनीति के, और जब विफल हो गई वह तो? अच्छा ठीक है, ठीक, गुड। बिहार की संस्कृति की क्या विशेषता है? सारे लोग तो बिहारी के हैं ना? हैं? किस एरिया के? मैं भी बिहारी का हूं, इसलिए पूछ रहा हूं किस एरिया से हैं? खगड़िया। अच्छा, और कौन सा एरिया है? जमुई। हाँ, आरा। गुड। है नालंदा। अच्छा, तुम बताओ। मुंगेर, छपरा, ठीक है। तुम्हारा? रोहतास। तुम्हारा कहाँ है? खगड़िया। तुम्हारा कहाँ है? जमुई। तुम्हारा? अच्छा ठीक। और कितना दिन अवसर मिला बिहार में रहने का? कितना दिन रहे होगे? 12th तक, मतलब 10-12 साल। 10 साल का अनुभव है बिहार में रहने का? हाँ? गांव में रहने का या शहर में? गांव और शहर दोनों? अच्छा। नहीं, हॉस्टल बिहारी में था ना? हाँ हाँ। वो तो सारे पेरेंट्स मना करते हैं, जो टोन होता है ना, वो सारे पेरेंट्स मना करते हैं। लोकोक्ति है सर, अमूमन जब आप किसी कॉन्टेक्ट में जाते हैं तभी सुनने को मिलता है। वो तो यहाँ के भी पेरेंट्स कहते हैं। पर्सनली कभी नहीं सुना। अच्छा, पेरेंट्स के साथ समस्या क्या है ना कि उनका बच्चा कभी खराब नहीं होता,
एम आई राइट? वो बच्चा दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा है जिसको उन्होंने पैदा किया है, बाकी सारे लोग खराब हैं। यही है ना मानसिकता। वो तो दिल्ली में भी है, वो हर जगह है। नहीं मिला? अच्छा, तो घर में भी नहीं मिला? अच्छा, तो बिहार में अगर 10 साल भी रहने का अवसर मिला है तो बिहार की संस्कृति के बारे में कोई पूछे कि क्या उसकी विशेषता है। जैसे लोकोक्तियां तो संस्कृति से निकल कर आ रही हैं, तो व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ऐसी क्या विशेषता है बिहार की संस्कृति में जो उसको अन्य राज्यों से अलग करती है? अच्छा, ठीक है। डाइवर्सिटी ज़्यादा है, कल्चरल। तो कल्चर में कौन सी चीज़ बदलती है? रहन सहन, खान पान, भाषा, क्या बदलता है? खान पान भी बदलता है। नृत्य नहीं, नृत्य पर आता हूँ, अलग लोक नृत्य तो अलग हो गया। वही बदल जाती है। तो समाज और संस्कृति में बहुत विविधता है, ठीक है, तो वो अन्य राज्यों में नहीं है। डिफरेंस है। अच्छा, ठीक। और इसके अलावा? इसके अलावा क्या है, क्या खासियत है? और थिंक लोगों में, दूसरों के लिए। अच्छा, जो बिहार में रहते हैं वो। अच्छा, ठीक। एक बहुत पुरानी अंग्रेजी में कहावत है बाकी जगहों पर कि बिहारीज आर गुड आउटसाइड बिहार। समझ में आया? जैसे इंडियंस के बारे में कहा जाता है वेस्टर्न कंट्रीज में कि इंडियंस आर वेरी गुड पीपुल आउटसाइड इंडिया। ठीक, इसका क्या, क्यों ऐसा कहा जाता होगा? अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, अच्छे हैं नहीं हैं? बिहारी बहुत जगह उनको नहीं, तो क्या वजह है ऐसा, क्या वजह ऐसी है? नहीं, जैसे मान लिया कि कोई तमिलनाडु का व्यक्ति है, गांव का, बहुत अंदरूनी गांव का, तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। मैं तो रहा हूं 5-6 साल रहा हूं चेन्नई में, बहुत गहराई में। मान लिया तिरुनेलवेली, जो तमिलनाडु का बिल्कुल रिमोट डिस्ट्रिक्ट है, तिरुनेलवेली के गांव में भी गया हूं मैं एज ए जर्नलिस्ट। तो वहां का कोई आदमी अगर बात कर रहा है तो उसके अंदर भी तो वही क्रूडनेस है। जैसे उसके लिए भी, जैसे बिहार में बहुत दूर के किसी गांव में व्यक्ति रह रहा हो और कभी शहर नहीं आया हो, तो अगर वो पटना जैसे शहर में पहुंचेगा तो पटना फॉर हिम इज अ फॉरेन कंट्री नहीं है। अगर कोई गांव से नहीं आया और एकदम रिमोट गांव में, पिछड़े गांव में, ठीक उसी तरीके से उस व्यक्ति के लिए भी तो चेन्नई होगा ना। अगर वो चेन्नई आ जाए या कोयम्बटूर चला जाए तो पता चलिएगा, उसको लगेगा कि मैं तो लंदन में घूम रहा हूं। हम अगर यहां रहने के बाद अगर हम पटना जाएंगे तो हमें लगेगा कि नहीं, दिल्ली इज अ बेटर सिटी और व्हाटएवर, कंपैरिजन कर सकते हैं। वहां भी तो बहुत रस्टिक चीजें हैं। लेकिन हम तमिलनाडु के लोगों के बारे में तो ऐसी राय नहीं रखते। बिहार के बारे में क्यों रखते हैं ऐसी राय? हम वो कब तक ढोते रहेंगे हम लोग? दैट इज द प्रॉब्लम। अगर कोई पूछे कि बिहार में क्या खाते, तो अशोक से शुरुआत करते हैं हम, हैं?
अशोक थे तो ये था, तो वो था, मगध साम्राज्य था तो वीर कुंवर सिंह थे तो ये। अभी कौन है? ये कब तक ये सांस्कृतिक विरासत हम कब तक ढोते रहेंगे? इसका मतलब कि वहां के आने के बाद वो रोक लग गई। नहीं, वो चाहे स्वतंत्रता आंदोलन हो, चाहे शासन व्यवस्था हो, चाहे साहित्य हो, किसी भी क्षेत्र में यही है ना। तो हम उसको जबरन अभी तक उसको हम लिगेसी की तरह उसको ढोते आ रहे हैं। लेकिन जो इम्प्रेशन बिहार में रहने वाले लोगों का है वो खुद भी महसूस किया होगा, मेरे कहने की जरूरत नहीं है, दिल्ली में भी महसूस किया होगा। नहीं तो ऐसा इंप्रेशन क्यों है? आर बिहारी इज नॉट गुड पीपल? क्या ऐसा मान लिया जाए कि बिहारी जो होते हैं वो अच्छे लोग नहीं होते? नहीं, एकदम ईमानदारी से बताना। ऐसा नहीं कि वो बिहार वाला वो लॉयल्टी आ जाए कि हमको कौन खराब बोल सकता है। यही सबसे बड़ी समस्या है कि अगर किसी ने कहा कि बिहारी खराब, तो पता लगे वहीं पीट दिया कि कैसे हिम्मत किया बोलने की। तो जो उसको शक था वो यकीन में कन्वर्ट हो गया हुआ। नहीं, हाँ, हर जगह के लोग करते हैं। मैं तो वही जानना चाह रहा हूं कि हर जगह के लोग करते हैं, लेकिन हमारी सांस्कृतिक सामाजिक व्यवस्था में ऐसी कौन सी बात है जिसने ऐसी छवि बनाई है हमारी? मुझसे एक व्यक्ति ने पूछा, 2-3 शिक्षक थे, अभी मैं जब मॉक इंटरव्यू ले रहा था यूपीएससी वाला, तो दिल्ली डीयू के कुछ शिक्षक थे मेरे साथ मॉक। एक तो अपरिचित थे, 2-3 लोग तो परिचित, एक अपरिचित थे। पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी, पॉलिटिकल साइंस के, रामजस कॉलेज के। तो और वो यूपीएससी के क्वेश्चन सेटर भी हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपसे बात करके ऐसा लगा कि आप अच्छे शिक्षक हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैंने कहा कि अच्छे शिक्षक होने और रहने का क्या संबंध है? मैं कहीं का भी हो सकता हूँ, अच्छा शिक्षक होना दूसरी चीज़ है। अगर मैं कहूँ कि मैं गोवा का हूँ तो बहुत अच्छा हूँ, अगर कह दूँ कि बिहार का हूँ, इसका मतलब है कि आप बिहार के हैं फिर भी अच्छे हैं। ये कैसे? तो उनकी मंशा यही थी जानने की। मैंने कहा कि आप जहाँ सोच सकते हैं वहीं का हूँ मैं, जो आपके मस्तिष्क में चल रहा है वही उसी जगह का हूँ मैं, लेकिन फिर भी अगर अच्छा हूँ, ये छवि क्यों बन रही है? वाई दिस? दकियानूसी विचारधारा है, रूढ़िवाद कह सकते हैं। रूढ़िवादिता कब होती है समाज में? जब समाज असुरक्षित होता है। समझ में मैंने क्या कहा? भारतीय समाज ओवरऑल, बिहार को हटा दें, भारत का समाज और ब्रिटिश सोसाइटी दोनों की तुलना करें, विच वन इज मोर कंजर्वेटिव? इंडिया है ना। ब्रिटिश समाज की तुलना में, अमेरिकन सोसाइटी की तुलना में, जर्मन सोसाइटी की तुलना में तो भारत का समाज रूढ़िवादी है। क्यों? धर्म भीरू समाज है। धर्म से डरा सकते हैं हम किसी भी व्यक्ति को। यहां अगर यह कहा जाए कि 1 गिलास गंगा जल रोज पीने से मेंस अच्छा हो जाएगा, तो पीने लेंगे विदाउट एनी लॉजिक। अभी कहे कोई कि 1 गिलास गंगा जल पीना है या यमुना का पानी पीना है, तो कहेंगे ना कि मैं आरओ के अलावा पानी नहीं पीता, उसमें इतना पोल्यूशन है, तो ये है वो। लेकिन अगर उसको धर्म से जोड़ दिया जाए कि भले वो प्रदूषित है, भले उसमें लाखों जर्म्स हैं, लेकिन वही पानी 4 निबंध में से चारों पकड़वा देगा, तो हम 2-2 गिलास पी लें ताकि कोई रिस्क नहीं रहे। 2 गिलास पर निबंध, भले उसके बाद बीमार पड़ जाएं हम। ऐसा कब होता है? व्हेन सोसाइटी इज इनसिक्योर। कैसी इनसिक्योरिटी? सबसे पहली आर्थिक असुरक्षा जब होती है तो समाज धर्म के प्रति रुझान बढ़ जाता है उसका। क्यों? क्योंकि हमारी रक्षा करने वाला एक ही है, वह है ईश्वर। हमारा ध्यान उधर चला जाता है। तो बिहार की सोसाइटी में समस्या क्या रही है? द इकोनॉमिक aspect of Bihar has always been low। इसलिए 2 तरह की समस्या है, एक समाज में असुरक्षा की और एक मनोविज्ञान में आक्रामकता की। जब व्यक्ति असुरक्षित होता है तो अपनी असुरक्षा को छिपाने के लिए आक्रामक होता है।
एरोगेंट। अगर सुरक्षित है व्यक्ति तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं असर्टिव, कि मैं अपनी बात कहूंगा पूरी ताकत के साथ। मैं एग्रेसिव नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी बात कह के पीछे नहीं हट सकता। मैंने कहा कि यह सही है तो सही है। और एक तरीका होगा कि मैंने जो कह दिया नहीं मानो मारूंगा तुमको, एक ये तरीका होगा कहने का। तो आक्रामकता तब आती है व्यक्ति के व्यक्तित्व में जब असुरक्षा होती है, और उस असुरक्षा को हम काउंटर करते हैं। समझ में आया? तो अगर कोई भी व्यक्ति, इसलिए गांधी ने कहा है ना कि शारीरिक बल का प्रयोग व्यक्ति तभी करता है जब मानसिक बल कम होता है उसको। मेंटल पावर अगर उसकी कम है तो मेंटल पावर कब आएगी? जब सुरक्षित है, मानसिक रूप से शांत है वह, तभी होगा ना मानसिक शक्ति उस तरीके से होगी। तो बिहार की समाज की रूढ़िवादिता उसका एक विशिष्ट गुण या अवगुण जो कह लें वह है। कह सकते हैं विविधता तो ठीक है, विविधता है, विविधता तो बहुत राज्यों में होगी, विविधता भी बिहार की खासियत है, लेकिन रूढ़िवादिता उसकी एक बहुत बड़ा गुण है या फीचर है उसका, जो शायद उसके विकास में एक बहुत बड़ा व्यवधान भी है कि जब व्यक्ति रूढ़िवादी होता है तो रिस्क नहीं लेना चाहता। क्या कहा मैंने, आया समझ में? यू विल नॉट बी एंटरप्राइजिंग। मुझे रिस्क लेने की का साहस नहीं है, वो डर है कि मेरे पास 10,000 रुपया बचा है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि 8,000 रुपये से बिजनेस शुरू करना है तो मैं नहीं लगाऊंगा, अगर ये डूब गया तो मैं क्या करूंगा फिर? आई विल नॉट टेक ए रिस्क। अगर मेरे पास 10,000 रुपये का खर्च हो और 1,00,000 रुपया मेरे पास है, और कोई व्यक्ति कहे कि 8,000 रुपये का खर्च करना है, तो मैं सोच के चलूंगा ना कि अच्छा डूबेगा तो 8,000 डूबेगा ना, 92,000 तो है ही ना मेरे पास, मुझे उसमें से 10,000 की जरूरत है। अगर डूब भी गया तो भी मेरे पास 80,000 रुपये से ज्यादा बचा रहेगा, तो व्हाई नॉट टू टेक ए रिस्क। लेकिन अगर 10,000 रुपया ही और उसमें से 8,000 खर्च करना है, और ये संदेह है कि वापस आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, तो मैं रिस्क नहीं लूंगा। तो बिहार इज नॉट एंटरप्राइजिंग बिकॉज ऑफ दिस कंजर्वेटिवनेस। उस रूढ़िवादिता के असुरक्षा से रूढ़िवादिता, और रूढ़िवादिता के कारण हमारे जोखिम लेने की जो क्षमता होनी चाहिए वो नहीं होती। और जब तक हम जोखिम नहीं लेंगे तब तक इनोवेट नहीं कर सकते, नई चीजें नहीं करेंगे ना। नई चीजें नहीं करेंगे तो विकास की गति बहुत अच्छी होगी नहीं। दैट्स वाई द सोसाइटी कुड नॉट पुश बिहार्स इकोनॉमी टू डेवलप। समाज तो आधार है जिसके ऊपर अर्थव्यवस्था है उसकी। अगर समाज ही कमजोर हो गया तो जाहिर अर्थव्यवस्था को वह ताकत नहीं मिलेगी जो उसको विकास की गति दे सके। अगर विकास नहीं होगा तो असुरक्षा और बढ़ेगी। तो एक दुष्चक्र बन गया ना वह, कि समाज में असुरक्षा है, रूढ़िवादिता है, जिससे साहस लेने की क्षमता कम हो, तो विकास की गति धीमी है। विकास की गति धीमी है तो आय की असुरक्षा और बढ़ेगी, और असुरक्षा बढ़ेगी तो और हम रूढ़िवाद की तरफ बढ़ते जाएंगे, और साहस लेने की, तो दुष्चक्र बन जाएगा, विशस साइकिल। तो बिहार इज सफरिंग फ्रॉम दैट। और वही रीजन हमारे व्यवहार में कई बार दिख जाता है कि हम आक्रामक तरीके से अपनी बात कहना चाहते हैं। अगर कोई कहे कि बिहारीज आर नॉट गुड पीपल, तो हम क्यों गुस्सा करेंगे? मैं यह कह सकता हूं कि दैट इज योर ओपिनियन। मेरे हिसाब से तो बिहारियों में कोई खराबी नहीं है। और एक स्टेट को या रीजन को ब्लेम करना, दैट इज नॉट अ गुड अप्रोच। तो आपके सोचने का तरीका गलत है। मैं उसको यह भी कह सकता हूं कि आपके सोचने का तरीका ही गलत है। मुझे हो सकता है मैं खराब हूं, तो आपने मुझसे मुलाकात की तो आपको लगा कि नहीं एक व्यक्ति खराब है, मैं बिहार का रहने वाला हूं, तो मेरे एक व्यक्तित्व से पूरे राज्य या पूरी जनता को हम दोषारोपण नहीं कर सकते ना। इसका मतलब है कि जो सामने वाला बोल रहा है उसकी समझ कमजोर है, तो मैं उसको इस तरीके से भी समझा सकता हूं। और एक तरीका यह भी होगा कि कैसे बोल दिया, इतनी हिम्मत कैसे हो गई। तो वो आक्रामकता हमें तब दिख जाती है हमारे व्यवहार में, व्हेन वी आर सफरिंग फ्रॉम इनसिक्योरिटी एंड कंजर्वेटिज्म। जितनी रूढ़िवादिता होगी समाज उतना धार्मिक होगा, लेकिन धर्म का सिद्धांत समझ में नहीं आता, आचरणों पर आस्था बढ़ जाएगी, धार्मिक सिद्धांतों की समझ नहीं होगी। हम प्रिटेंड करेंगे कि धर्म हमें आता है, लेकिन आता है नहीं।
आया समझ में? तो सांप्रदायिकता हो सकती है, जातिगत तनाव हो सकता है, जिसको जातिवाद कह सकते हैं। क्यों? जातिवाद भी है, बिहार उसके लिए भी बदनाम है, जाति प्रथा के लिए। नहीं, जाति प्रथा ऐसा है नहीं कि बिहार में नहीं, बिहार के अलावा कहीं है नहीं, ऐसा तो है नहीं। मैं जब चेन्नई गया तो मुझे 6 महीने मकान नहीं मिल रहे थे। आई वॉज नॉट गेटिंग ए फ्लैट इन चेन्नई, बीइंग ए जर्नलिस्ट फॉर ए गुड न्यूज पेपर। डू यू नो द रीजन? पहला सवाल ये पूछा जाता था कि आर यू ए ब्राह्मण? मैंने कहा नो, देयर इज नो फ्लैट। यहाँ पूछेगा कोई बिहार में या आप किस जाति के हैं? मान लिया मैंने कहा कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, सामने वाला कहेगा कि मैं नहीं दूंगा मकान, उसके बाद क्या हशर करेगा उसका हुआ? ये स्टेटमेंट था। तो जो मेरा ब्रोकर था, डीलर, उसने कहा कि जब तक आप ये कहते रहेंगे कि आई एम ए नॉन ब्राह्मण, देयर विल बी नो फ्लैट अवेलेबल फॉर यू। आपको ये कहना है कि यू आर ए नॉर्थ इंडियन ब्राह्मण। और अगले 4 घंटे में मुझे फ्लैट दिला दिया उसने, राइट? उसमें वहां रहने के दौरान मुझे एक बार कहीं जाना था, तो मैंने एक टैक्सी वाले को बुलवाया था 4 बजे सुबह, मुझे एयरपोर्ट जाना था, और उसको मैंने कहा कि फर्स्ट फ्लोर पर मेरा फ्लैट है, गेट के अंदर आ जाना, बेल बजा देना ताकि मैं तुरंत निकल जाऊं। 4:30 जब बज गया, जब नहीं, अब उस समय फ़ोन तो था नहीं ना, मोबाइल फ़ोन तो था नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट 95, 96। तो मैं नीचे आया जब, तो देखा कि टैक्सी खड़ी गेट के बाहर, कैंपस के बाहर। वो सोसाइटी थी, एक अपार्टमेंट था। मैंने कहा तुमको कहा था आने के लिए, बोला कि नहीं सर अंदर जा नहीं सकता। तो आई एम नॉट ब्राह्मण, ये पूरा अपार्टमेंट ही ब्राह्मण्स का है। अगर वो चला जाता, मान लिया, ऐसी घटनाएं भी होती हैं कि अगर वो चला गया होता कैंपस में, तो जितने भी लोग हैं जो सोसाइटी के, मान लिया एसोसिएशन है, उसको पानी से धोते पूरे कैंपस को। हमारे यहाँ तो नहीं, बिहार में तो ऐसी स्थिति नहीं है ना। इसका मतलब कि कास्ट रिजिडिटी इज वेरी सीरियस इन तमिलनाडु, विच इज अ डेवलप्ड स्टेट। उस वक्त भी वो बिहार से आगे था, मैं जिस वर्ष की बात कर रहा हूं, उस वक्त वो बिहार से उस वक्त भी विकास में आगे था। आज तो है ही, 95-96 में तो बिहार से बेहतर स्थिति में था ना तमिलनाडु और कर्नाटक। वहां कास्ट रिजिडिटी है, लेकिन जाति के नाम पर संघर्ष नहीं होता वहां। बिहार में जातिवाद के नाम पर संघर्ष होता है। कारण क्या है? वहां रिजिडिटी भले है, लेकिन चूंकि हर कास्ट का व्यक्ति वो फाइनेंशियली सिक्योर्ड है, इसलिए उसको दूसरे पर निर्भर होने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां मैं अगर इनसिक्योर्ड हूं, तो मैं अपनी जाति के लोगों के साथ संपर्क बना के रखूंगा ताकि मुझे सुरक्षा मिले। और अगर मुझे कोई समस्या आ रही है, तो मैं अपनी जाति के लोगों को कहूंगा कि चूंकि हम एक जाति के हैं, इसलिए हमें ऐसी समस्या आ रही है, तो मैं उसका सपोर्ट लेके अपनी असुरक्षा को दूर करने की, दैट लीड्स टू कास्टिज्म, ऐसी समस्याएं हैं। इसका मतलब है कि जो वहां की लोकोक्तियां होंगी, वो मोर और लेस इन्हीं चीजों से जुड़ने वाली होंगी। नहीं, बोलने को तो हम कुछ भी बोल सकते हैं लोकोक्ति में, लेकिन इस तरह की लोकोक्तियों का प्रचलन निश्चित रूप से ज्यादा है बिहार में, जो सामाजिक व्यवस्था से जुड़ती हैं, संस्कृति, समाज, व्यक्तित्व, आक्रामकता, इस तरह की चीजों से जुड़ती है। आया समझ में? अब अगर बिहार में किसी को प्रशासक बन के काम करना है, तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? इन्हीं समस्याओं का निदान। यू हैव टू इम्प्लीमेंट दी पॉलिसीज ताकि उसकी असुरक्षा समाप्त हो, ताकि वह रूढ़िवाद से बाहर आए, रिस्क लेने की क्षमता उसमें बढ़े, उसका विकास हो। अगर हर व्यक्ति का विकास हो जाए तो राज्य का विकास हो जाएगा अपने आप। हमारे पास चूंकि वो स्थिति नहीं है, इसलिए हम अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि कब तक हम उस लेगेसी को ढोते रहेंगे। मुझे कोई खराब नहीं कहे, इसलिए मैंने एक आवरण बना लिया कि मैं जिस राज्य को बिलोंग करता हूं, वहां सम्राट अशोक भी थे, राइट? बहुत पहले एक प्रस्ताव आया था 90 के दशक के शुरुआती दौर में कि पटना शहर का नाम बदलकर पाटलिपुत्र कर दिया जाए, राइट? रीजन क्या दिया सरकार ने? कि इट विल रिगेन द पास्ट ग्लोरी ऑफ किंग अशोका, कि अशोक के समय जो ग्लोरी हुआ करती थी मगध साम्राज्य की, वही ग्लोरी वापस आ जाएगी। तो अखबारों ने बहुत खिंचाई की सरकार की कि जो काम करना चाहिए वो तो हो नहीं रहा, तो केवल पटना से पाटलिपुत्रा कर देने से
उस समय का जो शासक था और अभी का जो, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो शासक को सम्राट अशोक की तरह होना पड़ेगा ना, कि नाम बदलने से क्या होगा। तो प्रशासक का काम वहां जाकर क्या होगा, इन्हीं तरह की समस्याओं का समाधान करना। इतनी बात बताने के पीछे तर्क एक ही है। वो तर्क यह है कि जो लोकोक्ति पूछी जाएगी उसकी व्याख्या, कल भी हम लोगों ने उसी तरीके से की है, उसकी व्याख्या एक ऐसे संगठित रूप में होनी चाहिए जिससे मेरे आंसर में यह दिख जाए कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड यू आर गोइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। अगर वो प्रेजेंट कर दिया है तो मार्क्स, तो पहले दिन भी कहा है कि ऐसा टॉपिक होगा जिसमें 100 में 80 नंबर लाया जा सकता है, क्योंकि इसका कोई मॉडल आंसर नहीं है। हर व्यक्ति का निबंध अलग अलग होगा और सबके अपने अपने तर्क होंगे। तो कोई एक निश्चित पैरामीटर नहीं होगा कि ऐसा लिखा जाएगा तभी अंक आएगा। अगर उसने अपने तर्क से अपनी बात रख दी सामने, देन यू विल गेट मार्क्स। नहीं, राष्ट्रपति के कार्य अधिकार लिखने हैं तो उसका स्टैंडर्ड आंसर है ना। अगर उससे इधर उधर करेंगे तो नंबर कटेगा। इसमें कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं है।